जी हम अपना प्रॉपर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनकम। लास्ट क्लासेस में अगर आप रिकॉल करें बेटा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। पर्सनल अलाउंस हो गया 12570 है फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर। वो कब बेसिकली रिड्यूस होता है? जब आपकी रजिस्टर्ड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हो, और जब वो एक 12517 पे जाती है, तो बेसिकली आपका जैसे ही रजिस्टर्ड नेट इनकम 125,140 पे जाती है, तो बेसिकली आपका पर्सनल लॉस जीरो हो जाता है। वी हैव सीन दैट। अब हम एक बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनकम। तो लेट अस डिस्कस दिस प्रॉपर्टी इनकम। जी हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके किट के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह इट इज पॉसिबल 1-2 लेक्चर्स के बाद किट के सवाल भी स्टार्ट हो जाएंगे फाइनेंस एक्ट 2021 के। ठीक है जी। पहला कॉन्सेप्ट, जब हम प्रॉपर्टी इनकम की बात करते हैं इंडिविजुअल्स को लेके, तो बेसिकली प्रॉपर्टी इनकम को हम कैश बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। कैश बेसिस का मतलब ये है कि जो रेंट आपने टैक्स ईयर 21-22 के अंदर रिसीव किया है, एक्चुअली जो रिसीव किया है उसी रेंट के ऊपर बेसिकली आपको टैक्स देना है। और एक्सपेंसेस भी जो एक्चुअली आपने इनकर्ड किए हैं टैक्स ईयर 21-22 के अंदर, अलाउएबल एक्सपेंसेस, सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल है वो कैश बेसिस के ऊपर है, अनटिल अनलेस एक इंडिविजुअल की बहुत सी प्रॉपर्टीज हो और उन प्रॉपर्टीज की टोटल इनकम 1,50,000 से ज्यादा हो। अगर किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000 से ज्यादा हो, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्रूअल बेसिस अप्लाई हो जाता है। और या फिर सवाल के अंदर एग्जामिनर खुद कह दे एक्रूअल बेसिस, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ कहेगा। The cash basis is now the default basis for calculating property income for individuals. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैश बेसिस का मतलब ये एक्चुअली जो टैक्स ईयर के अंदर कैश मिला है उसको आप, और जो रेंट आपको मिला है उससे आप लेंगे, और जो एक्सपेंसेस आपने टैक्स ईयर 21-22 में वाकई पे किए उसको आप माइनस करेंगे। In the partnership, however, it is still possible to opt to use the accrual basis. An accrual basis must be used. Property income receipt अगर 1,50,000 से प्रॉपर्टी इनकम ज्यादा है तो फिर आपने एक्रूअल को ही यूज करना है। कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनीज में एक्रूअल बेसिस ही अप्लाई होता है, कंपनीज में कैश बेसिस अप्लाई नहीं होता। इन मेनी केसेस देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज सेम। लाइक आपके पास जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी ने आपको दिया है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई टैक्स नहीं देना होता दोनों ही केसेस में, चाहे एक्रूअल बेसिस हो या कैश बेसिस हो। क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपके पास रखवाया गया वो कोई आपकी इनकम थोड़ी है, वो तो समझे एक अमानत है आपके पास। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ दोनों केसेस में सेम है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक्चुअली रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ क्या है कि अगर आपने फर्नीचर का कोई आइटम रिप्लेस किया, आप जैसे ही फर्नीचर का कोई आइटम रिप्लेस करते हैं तो आपको एक रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलता है, और उससे आप अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने पहली मर्तबा एक प्रॉपर्टी के लिए कोई वॉशिंग मशीन परचेज की। फर्स्ट टाइम अगर आप वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं तो इनिशियल जो कॉस्ट है फर्नीचर आइटम की, वो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ में नहीं आती। एक्चुअली फर्स्ट टाइम के बाद जब आप उस चीज को रिप्लेस करेंगे तो आपको रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा और उसको आप माइनस करेंगे। लेट्स से सेकंड टाइम हमने वॉशिंग मशीन, जो एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन थी, उसको न्यू वॉशिंग मशीन से रिप्लेस किया। अब आपको बेसिकली क्या मिलेगा? रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा हम देखेंगे, लेकिन बस इतना सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि पहली मर्तबा अगर आपने फर्नीचर का कोई आइटम परचेज किया है तो फर्स्ट टाइम परचेज करने में कोई रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इट इज अवेलेबल ऑन रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन इनिशियल कॉस्ट। रिलीफ फॉर प्रॉपर्टी इनकम लॉसेस, प्रॉपर्टी में अगर लॉसेस आते हैं तो उसके साथ जो डील किया जाता है, चाहे वो एक्रूअल बेसिस हो कैश बेसिस हो, सेम है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रीमियम रिसीव बिल्कुल सेम है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, चाहे एक्रूअल बेसिस हो कैश बेसिस हो, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। अब ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन आपको मिलेंगे, डोंट वरी। पहले इसे देखें, यूज ऑफ माइलेज अलाउंस बेसिकली क्या है? देखिए, इट इज पॉसिबल कि जो लैंडलॉर्ड है वो
जो प्रॉपर्टी उसने रेंट पर दी है उस प्रॉपर्टी को लेकर उस लैंडलॉर्ड ने, उस प्रॉपर्टी के ओनर ने अपनी गाड़ी, अपनी कार चलाई हो। अगर एक ओनर अपनी कार को यूज करता है प्रॉपर्टी के कामों में, कौन सी प्रॉपर्टी जिसको उसने रेंट पर दिया हुआ है, तो जो उस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट है उसे आप प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक ऑथोराइज माइलेज अलाउंस मिलेगा, आप उसे माइनस कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखिए, इंडिविजुअल एंड पार्टनर्स कैन नाउ यूज HMRC approved mileage allowances when calculating property income. This is an alternative to use actual motor expenses incurred. For example, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मिस्टर एक्स ने जो प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, याद रखिए यहाँ प्रॉपर्टी इनकम को हम रेंटल इनकम भी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने रेंट पर दी है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिस्टर एक्स ने अपनी कार टैक्स ईयर 21-22 में जो चलाई है, लेट्स से मिस्टर एक्स हैज ड्रॉव 13,000 माइल्स, so 13,000 माइल्स इसने गाड़ी चलाई है, किससे, लेकिन किन कामों में? उस प्रॉपर्टी के कामों में जिसको उसने रेंट पर दे रखा है। तो बेटा अगर 13,000 माइल्स गाड़ी चली है प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के कामों में, तो अब प्रॉपर्टी इनकम में से कितना कार का एक्सपेंस माइनस किया जाएगा? तो यहाँ पे बेसिकली टैक्स HMRC ये कहता है कि आप ऑथोराइज माइलेज अलाउंस की बेसिस पे अलाउएबल एक्सपेंस मिलेगा। ऑथोराइज माइलेज अलाउंस क्या होता है? जो कि फिक्स लिमिट है, आपके जो फर्स्ट 10,000 माइल्स है बेटा, फर्स्ट 10,000 माइल्स में आपको मिलेगा 45 पेंस पर माइल। जैसे ही आप अबव 10,001 एंड अबव जाएंगे तो आपको 25 पेंस पर माइल मिलेगा। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी इनकम होगी, जो भी रेंटल होगा, जो भी रेंट है, उस रेंट में से हम कार एक्सपेंस जो मिस्टर एक्स का माइनस करेंगे। मिस्टर एक्स ने 13,000 माइल्स अपनी कार चलाई है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी व्हिच इज गिवन ऑन द रेंट। फर्स्ट 10,000 माइल्स को 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी 3,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे, लाइक 3,000 to 0.25, ये आ रहा है 5250। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार का जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ होगा उसको हम माइनस नहीं करेंगे, बल्कि ऑथोराइज माइलेज अलाउंस को लेके जो अमाउंट आएगा उसको हम रेंट में से माइनस करेंगे। ठीक हो गया? प्रॉपर्टी इनकम में जो कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने सीखने, वो बेसिकली प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम क्या है, नॉर्मल लीज, हेड लीज, ये सारी चीजें सीखनी है आपने, रेंट और रूम रिलीफ सीखना। प्रॉपर्टी इनकम डील्स विद रेंटल इनकम असेस्ड ऑन कैश बेसिस, इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए एक्रूअल बेसिस। रेंटल इनकम लेंगे आप, अलाउएबल एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट माइनस करेंगे, एजेंट की फी माइनस करेंगे, इंश्योरेंस चार्जेस माइनस करेंगे, वाटर रेट्स, वाटर का टैक्स माइनस करेंगे, बैड डेट माइनस करेंगे। लॉजिकली अगर आप कैश बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? कैश बेसिस पे, तो बैड डेट का इशू आएगा नहीं, क्योंकि कैश बेसिस पे जब प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम रेंट सिर्फ वही लेंगे जो करंट टैक्स ईयर में हमें रिसीव हुआ है, तो बैड डेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बैड डेट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस, क्योंकि बेटा अगर आप कैश बेसिस पे काम कर रहे हैं तो बैड डेट तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप टैक्स ईयर के अंदर सिर्फ वही रेंट लेंगे जो एक्चुअली आपने क्या किया है, रिसीव किया है। बट एक्रूअल बेसिस पे ऑफ कोर्स बैड डेट का इशू आएगा। काउंसिल टैक्स मींस प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करेंगे, रीडेकोरेशन माइनस करेंगे, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ माइनस करेंगे, आपका टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। अच्छा जी, प्रॉपर्टी फाइनेंस कॉस्ट प्लीज सुनिएगा, फिर पढ़ भी लेते हैं। देखिए, ये भी पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल ने बेसिकली लोन लेके प्रॉपर्टी परचेज की हो और फिर उसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया हो। वन पॉसिबिलिटी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज पॉसिबल कि एक इंडिविजुअल ने पहले लोन लिया, उस लोन से उसने एक प्रॉपर्टी परचेज की और फिर उसने उस प्रॉपर्टी को उठा के रेंट पर दे दिया, विच इज वेरी मच पॉसिबल। सेकंड पॉसिबिलिटी, एक इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंट पर दे रखी है, लेट्स से उस प्रॉपर्टी में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था या उस प्रॉपर्टी में कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना था और ऑनर के पास पैसे ही नहीं है,
अल्लाह माफ करे, कंगला ऑनर। तो ये जो कंगला सेठ है, अल्लाह माफ करे, ही टुक द लोन, ये उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेता है या उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको डिस्कस करना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन पॉसिबिलिटी के ऑनर ने लोन लिया, लोन से प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पर दे दिया, तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा क्या करेंगे। सेकंड, प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी ऑन रेंट, उस प्रॉपर्टी में लेट से कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना था या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, उस रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के लिए लैंडलॉर्ड ने लोन लिया और उस लोन से उसने रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर उस प्रॉपर्टी पे किया, तो आप फाइनेंस कॉस्ट का क्या करेंगे, प्लीज सुन लें। बेसिकली जो भी फाइनेंस कॉस्ट होगी, नंबर वन, उसे प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हुए माइनस नहीं करेंगे। जो भी फाइनेंस कॉस्ट में जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट है, उसे प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हुए माइनस नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हम आराम सुकून से इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और बिफोर कैलकुलेटिंग द फाइनल वैल्यू आप फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ क्या होगा, जो भी फाइनेंस कॉस्ट होगी उसको बेसिक रेट जो टैक्स रेट है, बेसिक रेट बैंड का 20% उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनकम टैक्स लायबिलिटी कम कर देंगे। रिपीट, अब नॉर्मल प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए फाइनेंस कॉस्ट को, इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे। आप आराम से उनसे अपनी इनकम टैक्स प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और फाइनल आंसर से पहले आप एक फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ के नाम पे जितना भी इंटरेस्ट आपने दिया होगा उसको सिंपली बेसिक रेट 20% से मल्टीप्लाई करके इनकम टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे, जैसे कि हम मैरिज अलाउंस में भी करते थे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह और बातें क्लियर होंगी। दैट्स ग्रेट, इट्स हियर। क्वेश्चन देखते हैं। On 6 April 2021, Fang purchased a freehold house. The property was then let throughout the tax year 21-22. Monthly rentage 1000. पूरे साल रेंट पे दिया। Fang partly financed the purchase of the property with a repayment mortgage, paying interest कितना 4000 during the tax year. So during tax year 21-22 इसने 4000 का interest पे किया। Okay. The other expenditure on 21-20 amounting to 1300. This is allowable, जो कि allowable है। और फैंक की जो सैलरी है 80,000, वो कह रहे हैं आप फैंक की क्या निकालें, इनकम टैक्स लायबिलिटी। सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सीरियसली आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद अटेम्प्ट करें, पॉज करें वीडियो को, सॉल्व करें, फिर ऑब्वियसली आप वीडियो को अनपॉज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ, लेकिन प्लीज बार बार ये चीजें रिपीट करते रहता हूँ। हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है, बट द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन एज वेल, तो यू शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है जी, पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी इनकम की। बेटा रेंट इससे मंथली मिल रहा है, 12,000 का रेंट आ गया। इसके बाद ये जो इंटरेस्ट है इसको रेंटल इनकम में से, प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। हमारा अलाउबल एक्सपेंस है 1300 का, ये लेस कर, खुद कह रहा है जी अलाउबल एक्सपेंस, तो अगर 1300 का अलाउबल एक्सपेंस है तो हम माइनस कर दें। जी मेरे लिहाज से यहाँ पे कोई और चीज नहीं है। यू विल हैव प्रॉपर्टी इनकम। सिंपली 12,000 में से आप 1300 माइनस कर दें, तो आपके पास प्रॉपर्टी इनकम आती है 10,700। सैलरी ऑलरेडी दे रखी है इन्होंने, विच इज 80,000। टोटल इनकम आ जाएगी, प्रॉपर्टी इनकम भी नॉन सेविंग है, सैलरी भी नॉन सेविंग है, 90,700। पर्सनल अलाउंस माइनस कर देंगे 12570। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हमारे पास 78,130। Let us calculate income tax.
बेसिक रेट सारी की सारी नॉन सेविंग ही है भाई, 37,700 का 20%, 15,626, गलत आ रहा है, 7,000 अजीब सा आ गया, it is 7,540, चलिए बेटा 78,130 में से 37,700 माइनस कर दें, 78,130 में से अगर आप 37,700 माइनस कर दें तो आपके पास 40,430 आएगा इनटू 40%, 16,172। अब देखिए फाइनल इनकम टैक्स लायबिलिटी से पहले हम लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ, लेस कर दें, बेटा फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ इस तरह से मिलेगा जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट है उसको बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर दें, इंटरेस्ट वाज 20% और इंटरेस्ट का अमाउंट था 4,000, उसका 20% ले, नो मैटर इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर हो या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, जो भी फाइनेंस कॉस्ट होगी आप उसको 20% से मल्टीप्लाई करके इनकम टैक्स लायबिलिटी में निकालते हुए माइनस कर दें। जी यहाँ देख सकते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट का अमाउंट कितना है 4,000, ठीक है जी, 7540 प्लस 16,172 माइनस 800, तो बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है 22,912, दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। ग्रेट, अच्छा ये रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ पे थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, एक्चुअली जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ है वो इनिशियल कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है, पहली मर्तबा आप कोई फर्नीचर का आइटम परचेज करेंगे तो उस पे ऑफ कोर्स आपको ये नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ कब मिलेगा, रिप्लेसमेंट में मिलेगा। अच्छा फर्नीचर डज नॉट, वो जो हमारे ध्यान में एक दो चीजें आती है, फर्नीचर में बहुत कुछ आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये देखें बेड्स, टेलीविजन, फ्रिजेस, फ्रीजर, कारपेट, कर्टन्स, फ्लोर कवरिंग, वॉशिंग मशीन्स, कुकर, कटलरी, क्रॉकरी, there is no relief for initial cost, there is only relief when assets are replaced. Also relief is not given for any cost which represents an improvement, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उस पे नहीं मिलेगा आपको रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, इसकी मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में इंशाल्लाह। The amount of relief is reduced by any proceed from the selling of the old asset which has been replaced। मैं अगर आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, let me explain replacement फर्नीचर रिलीफ। अगर मिस्टर एक्स के पास एक ओल्ड वॉशिंग मशीन है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है 200 पाउंड, लेट्स से एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स के पास एक ओल्ड वॉशिंग मशीन है जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 200 पाउंड है, मिस्टर एक्स इसको रिप्लेस करता है, रिप्लेस दिस विद सिमिलर न्यू मशीन, कॉस्टिंग लेट्स से 800 पाउंड। अब सुनिए, मिस्टर एक्स के पास एक पुरानी वॉशिंग मशीन है जिसकी रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 200 पाउंड है, ठीक है,
मिस्टर एक्स उसको रिप्लेस करता है सिमिलर न्यू वॉशिंग मशीन से, और न्यू वॉशिंग मशीन उसने परचेज की लेट्स से 800 की, विच इज सिमिलर, न्यू है 800 की, तो अब इसको जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा 600 का मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है 600 का क्यों मिलेगा? बेटा न्यू वॉशिंग मशीन इसने लिए 800 की, और जो पुरानी वॉशिंग मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू मौजूद है, वो 200 में सेल हो जाएगी, तो लॉजिकली तो खर्चा 600 का हुआ ना, तो इसलिए टैक्स वाले इसको जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ देंगे वो 600 का देंगे। तो इस सिचुएशन में जो भी रेंट होगा उसमें से लेस करेंगे रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ 800 माइनस 200 600, ये कह लें आप केस ए। केस ए में रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ 600 मिलेगा। अब देखिएगा एक मिनट के लिए केस बी, अज्यूमिंग जो ओल्ड वॉशिंग मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। बेटा एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं केस बी में कि जो ओल्ड वॉशिंग मशीन है उसको इतनी बेदर्दी से यूज किया गया, उसको इतनी बेदर्दी से यूज किया गया कि उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू ही नहीं है। आज लोगों को वो वॉशिंग मशीन ही नहीं लगती, 3 का डब्बा लगता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह माफ करे। तो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, और सिमिलर जो न्यू वॉशिंग मशीन परचेज की गई है वो 800 की, सिमिलर जो वॉशिंग मशीन परचेज की गई है वो 800 की। सिंस ओल्ड जो मशीन है एग्जिस्टिंग उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, और जो सिमिलर मशीन ली गई है वो 800 की है, अब केस बी में जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ रेंट में से माइनस होगा वो 800 का होगा। केस बी में रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ जो होगा वो 800 का होगा। रिपीट करो अपनी बात, केस बी के अंदर जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ होगा वो 800 का होगा, क्योंकि यार एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन की स्क्रैप वैल्यू 0 है। अब 800 में से 0 माइनस करेंगे तो अल्लाह माफ करे 800 ही आएगा। नाउ लेट्स गो फॉर केस सी, समझना, लेट्स से ओल्ड वॉशिंग मशीन स्क्रैप वैल्यू 100 पाउंड ले रहा हूं। लेट्स से दिस मशीन is replaced with new washing machine which has a dryer also, which has a let's say new washing machine which has a dryer also, costing 1200 pound. Let's say old machine did not have a dryer, देखिए बेटा आपके पास जो ओल्ड वॉशिंग मशीन थी ना वो सिंपल वाली थी, जैसे लोगों के घरों में होता है, अल्लाह माफ करे। ऑब्वियसली जब पैसे नहीं होते तो सबसे पहले जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं लोग सिंपल वॉशिंग मशीन लेते हैं, फिर अल्लाह की इजाजत से लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोग फिर ऐसी वॉशिंग मशीन लेते हैं जो ड्राई भी कर सके। मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में ऐसी वॉशिंग मशीन भी आएगी जिसमें आयरन की फैसिलिटी भी होगी, होनी भी चाहिए कि पहले मशीन खुद धोए, ड्राई करे, आयरन करे। और चौथी इनोवेशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर वॉशिंग मशीन वाले मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा आइडिया है, पहले तो 3 फैसिलिटीज होनी चाहिए, ड्राई, सॉरी, वॉश, ड्राई एंड आयरन।
चौथी फैसिलिटी भी होनी चाहिए छोटे बच्चों को लेके कि ऐसी वॉशिंग मशीन भी आनी चाहिए जो सबसे पहले ऑब्वियसली कपड़े को वॉश करे, ड्राई करे, आयरन करे, और उसके बाद बच्चा एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा हो और वॉशिंग मशीन से कपड़े इस तरह से फेंके जाए कि छोटा बच्चा खुद ब खुद पहन ले, डायरेक्टली उस पर जाके लगे और बच्चा पहन ले। मतलब ये एक इनोवेशन है। फिर वापस आता है तो पॉइंट इज वेरी सिंपल जी। ओल्ड वॉशिंग मशीन में ड्रायर नहीं था, न्यू वॉशिंग मशीन में ड्रायर है। तो ये जो न्यू वॉशिंग मशीन में ड्रायर आ गया ना, ये एक किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर खुद आपको बताएगा कि जी इफ यूं लेते सिमिलर मशीन would have costed let's say £1000। अगर आप विदाउट ड्रायर वाली मशीन लेते तो आपकी कॉस्ट £1000 आनी थी। आपने तो ड्रायर वाली मशीन ले ली और ड्रायर की फैसिलिटी एग्जिस्टिंग मशीन में नहीं थी, इसलिए उस ड्रायर वाली फैसिलिटी, जो ड्रायर की फैसिलिटी है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। एग्जामिनर खुद बता रहे हैं अगर आप सिमिलर मशीन लेते तो 1000 की होती। आप सुनिएगा, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ जो मिलेगा वो 1000 माइनस 100 की स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ 1200 माइनस 100 नहीं होगा, क्योंकि 1200 के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ड्रायर की फैसिलिटी जो है उसको हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसमें ड्रायर की फैसिलिटी ही नहीं थी। तो केस सी में प्लीज देखिएगा, जो भी बेटा आपको रेंट मिला है या आपको दुआएं मिली हैं उसमें से आप लेस करेंगे रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ 1000 माइनस 100, तो आपको बेटा जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा वो 900 का मिलेगा। सो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ जो आपको मिलेगा वो 900 का मिलेगा। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि अब रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ को लेके चीजें समझ में आ जानी चाहिए। केस ए बी सी के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया भाई। अब आइएगा क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा बातें करते हैं। ओके, इसे देखिए, अगेन मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी बुक में पेज के नंबर अलग हो, उससे प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। Gills owns a cottage which he lets out furnished at an annual rent 3600 payable on 6th of each month। so इसके पास एक कॉटेज है जो ये रेंट पर देता है। पूरे साल में इसको 3600 पाउंड का रेंट मिलता है। तो एनुअल रेंट ऑफ 3600, और जो रेंट है वो हर महीने की 6 तारीख को मिलता है। During the tax year 21-22, he incurs the following expenditure. 1 मई को कॉस्ट ऑफ द न्यू गैराज, तो बेटा ये जो नया गैराज आप लेकर आ रहे हैं ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेटा प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होती। रिपीट, ये जो कॉस्ट ऑफ न्यू गैराज है इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करते। 1 जून 2021 को एक इंश्योरेंस दी गई है, ओके, जो कि फॉर द ईयर है, जो स्टार्ट होगा 5 जुलाई 2021 से। क्या बात है, जबरदस्त। इन्होंने 1 जून 2021 को एक इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी है, जो कि पूरे साल के लिए है, और वो साल स्टार्ट कहां से होगा? 5 जुलाई 2021 से। ओके, 1 नवंबर 2021 रिप्लेसमेंट फ्रीजर, रिप्लेसमेंट फ्रीजर इज 380। अब सुन लें, अगर एग्जामिनर बेटा आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना दे
कि एग्जिस्टिंग फ्रीजर की स्क्रैप वैल्यू कितनी थी। इफ इट इज नॉट गिवन टू यू तो फिर नया जो फ्रीजर रिप्लेसमेंट के तौर पे जो लिया गया उसकी पूरी कॉस्ट एज रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा आपको। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। देखिए हमने थोड़ी देर पहले केस ए बी सी डिस्कस किया था, लेकिन हर केस में वो बताता था कि यार कोई एग्जिस्टिंग की स्क्रैप वैल्यू है कि नहीं है। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे लिहाज से केस बी होगा। अगर एग्जिस्टिंग फ्रीजर की कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो वी ऑलवेज अज्यूम कि एग्जिस्टिंग फ्रीजर की स्क्रैप वैल्यू 0 है। और जब भी एग्जिस्टिंग फर्नीचर के आइटम की स्क्रैप वैल्यू 0 होगी तो फिर नया फर्नीचर आइटम आपने जितने में कभी लिया है वो आपके लिए अलाउबल कॉस्ट है। और ये रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज कर रहा है जो इस चीज की इंडिकेशन है कि ये पहली दफा नहीं खरीदा गया, क्योंकि फर्नीचर का आइटम अगर पहली मर्तबा परचेज किया जाता है तो इनिशियल कॉस्ट आपको अलाउबल एक्सपेंस के तौर पे नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर के आइटम्स को जब रीप्लेस किया जाता है तो ही आपको रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलता है, और यहाँ पे कैटेगोरिकली उसने रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज किया। इसके बाद देखें व्हाट इज रिटन न्यू किचन टेबल। बेटा न्यू किचन टेबल नहीं मिलेगा, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ सिर्फ रिप्लेसमेंट पे मिलेगा। अगर आप पहली मर्तबा कोई फर्नीचर का आइटम परचेज कर रहे हैं तो उस पर रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। तो न्यू किचन टेबल के ऊपर ऑफ कोर्स आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई रिप्लेसमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। देन है जी हमारे पास, इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो आपको दे रहा है 1 मार्च 22 रीडेकोरेशन की कॉस्ट है। 1 मार्च 22 को रीडेकोरेशन की कॉस्ट है 750। ओके, अब बेटे जो डेकोरेशन की कॉस्ट है, ऑब्वियसली रीडेकोरेशन की कॉस्ट एक अलाउबल एक्सपेंस है। पढ़ते हैं मजीद कुछ बता रहा है हमें ये नहीं बता रहा। The tenant was late in paying rent for March 22. Gills received the rent 6th April 22. क्या बात? मार्च 22 वाला जो रेंट है वो 6 अप्रैल 22 को मिला है। याद रखिएगा हमें टैक्स ईयर 22 के लिए काम करना। हमारा टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 2022 को एंड हो जाता है। तो हमें हमारे लिए डेट्स बहुत काम। तो आपको जो आखिरी रेंट एक्चुअली मिल रहा है वो 6 अप्रैल 22 को मिल रहा है। तो लॉजिकली 6 अप्रैल 22 डज नॉट फॉल इन द टैक्स ईयर 21-22। मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्च वाला रेंट हमें 6 अप्रैल 22 को मिला, तो बेटा 6 अप्रैल 22 तो टैक्स ईयर 21-22 में फॉल नहीं करता। The insurance for the year from 5th July 2020 of 420 was paid on June 2020। काम का पॉइंट से पूरे साल की जो इंश्योरेंस है जो कि स्टार्ट होती है 5 जुलाई 2020 से, उसकी पेमेंट की गई 1 जून 2020 को। और इसका करना क्या, विल सी, वेट। द रीडेकोरेशन कॉस्ट इनकर्ड, बेटा कॉस्ट इनकर्ड हुई है इस दिन, वर नॉट पेड अंटिल क्या, मई 22। अब बेटा जो मई 22 है ना, ये टैक्स ईयर 22-23 में फॉल करता है। 1 मई 22 की जो डेट है वो टैक्स ईयर 22-23 में फॉल करती है। ओके, कैलकुलेट गिल्स प्रॉपर्टी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 21-22 अज्यूमिंग दैट अप्लाइज द कैश बेसिस मेथड ऑफ असेसमेंट। पहले कैश बेसिस पे बात करते हैं। बी में वो कह रहा है आप इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट टू अप्लाई द एक्रूअल बेसिस। जिसकी प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000 से कम है वो अगर चाहे तो एक्रूअल बेसिस को इलेक्ट कर सकता है। हमें गिल्स के सवाल को कैश बेसिस से भी सॉल्व करना है और एक्रूअल बेसिस से। बात काफी हद तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। पहले कैश पे काम करते हैं, प्लीज सुनिए। आपके पास जो रेंट आएगा ना, रेंट 11 मंथ्स का आएगा। क्यों 11 मंथ्स का आएगा? क्योंकि यार
मार्च वाला रेंट आपको 6 अप्रैल 22 को मिला है और 6 अप्रैल 22 जो है बेसिकली टैक्स ईयर 22-23 में फॉल करता है। तो कैश बेसिस पे जब हम काम करेंगे तो रेंट जो आएगा वो 11 मंथ्स का आएगा। अगली चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो टैक्स ईयर 21-22 के अंदर इनकर्ड हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो टैक्स ईयर 21-22 के अंदर इनकर्ड हुए उनको माइनस किया जाएगा, उनको टाइम पोर्शन नहीं किया जाएगा। कैश बेसिस पे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो टैक्स ईयर 21-22 के अंदर इनकर्ड हुए उनको माइनस कर देंगे, उनको टाइम अबॉर्शन नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 1 जून 2021 को आपने एक इंश्योरेंस पे कर दी जो कि पूरे साल के लिए, और साल स्टार्ट कहां से होता है 5 जुलाई 2021 से। सिंस आपने इंश्योरेंस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे की विच इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पेमेंट आपने की है 1 जून 2021 को, और 1 जून 2021 की जो डेट है वो टैक्स ईयर 21-22 में फॉल करती है, तो पूरा 480 हम जब कैश बेसिस पे प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे तो माइनस करेंगे, इसको टाइम अपोर्शन नहीं करेंगे। वो जो इंश्योरेंस पे की गई है 1 जून 2021 को, सिंस 1 जून 2021 की डेट टैक्स ईयर 21-22 में फॉल करती है, तो पूरा इंश्योरेंस पेमेंट का अमाउंट माइनस कर देंगे। और रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ आपको 380 का मिलेगा। न्यू किचन टेबल 200 इसलिए माइनस नहीं करेंगे, चाहे एक्रूअल बेसिस हो या कैश बेसिस हो, दैट इज न्यू। और रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ सिर्फ रिप्लेसमेंट में मिलेगा। रीडेकोरेशन की कॉस्ट बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रीडेकोरेशन की जो कॉस्ट है वो 1 मार्च 2022 को इनकर्ड तो हो गई है, इनकर्ड हो चुकी है 1 मार्च 2022 को। आप यूं कह ले 1 मार्च 2022 को आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ चुकी है 750 की, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की। पॉइंट नंबर 3 में देखा जा सकता है नोट्स के कि जो पेमेंट की जा रही है वो 1 मई 2022 को की जा रही है, और बेटा 1 मई 22 की जो डेट जो 1 मई 22 जो है वो लॉजिकली फॉल करता है टैक्स ईयर 22-23 में। तो इसलिए जब हम कैश बेसिस पे प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो रीडेकोरेशन की कॉस्ट इवन दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि उसकी पेमेंट टैक्स ईयर 22-23 में हो रही है, इसलिए हम उसे कैश बेसिस में प्रॉपर्टी इनकम 21-22 में निकालते हुए नहीं लेंगे। तो यहां ले लेते हैं कैश बेसिस पहले। मेरे हाल से तो अब आपको इसको अटेम्प्ट खुद करना चाहिए। सबसे पहले ले लेते हैं बेटा रेंट रिसीव्ड, सिर्फ 11 मंथ्स का रेंट आएगा जी, क्योंकि लास्ट मंथ वाला रेंट लेट हो गया था और अगले टैक्स ईयर में मिला हमें। ये आता है 3300। इंश्योरेंस पेड ऑन 1 जून 2021। बेटा 1 जून 2021 में जो इंश्योरेंस दी गई है 480 सारी की सारी माइनस कर देंगे, और रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा आपको 380 का। तो कैश बेसिस पे इज वेरी सिंपल, 3300 में से 480 और 380 माइनस करें, आपके पास प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा। जी कैश बेसिस में से 3300 में से 480 380 माइनस करें, यूज अ कैलकुलेटर, सो आई एम गेटिंग 2440। ग्रेट। वापस आए जी, इसी में कुछ और बातें भी वो कर रहा है। व्हाट इज दिस? वो कह रहा है इलेक्ट्स टू अप्लाई एक्रूअल बेसिस। अब ये एक्रूअल बेसिस पे जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एक्रूअल बेसिस पे जाएगा तो सबसे पहले एक्रूअल बेसिस में पूरे 12 महीने का रेंट आएगा। क्यों बेटा पूरे 12 महीने का इसलिए रेंट आएगा क्योंकि मेरे टेनेंट ने मुझे रेंट चाहे लेट दिया हो, लेकिन एक्रू तो हो चुका है। मार्च में वो हमारे पास रह रहा था टेनेंट, तो एक्रूअल बेसिस पे जब हम जाएंगे तो रेंट पूरे साल का आएगा, क्योंकि मार्च 22 वाला रेंट उसने मुझे 6 अप्रैल 22 को दिया है, लॉजिकली मार्च में एक्रू तो हो गया था। तो एक्रूअल बेसिस पे जाएंगे तो रेंट पूरे 12 महीनों का आएगा, नंबर 1।
कॉस्ट ऑफ न्यू गैराज कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होगा, चाहे एक्रूअल बेसिस हो या कैश बेसिस हो। गुड हो। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ आएगा बिल्कुल 380। न्यू किचन टेबल नहीं आएगा। रीडेकोरेशन की कॉस्ट अब माइनस होगी। अगर एक्रूअल बेसिस पे जाऊंगा तो रीडेकोरेशन की कॉस्ट माइनस होगी। वाई रीडेकोरेशन की कॉस्ट क्यों माइनस होगी, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। पहली चीज, रीडेकोरेशन की कॉस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा। इसके माइनस होने की सबसे बड़ी रीजन ये कि 1 मार्च 2022 को रीडेकोरेशन की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। आसान वर्डिंग्स में 1 मार्च 22 को पे आपके ऊपर एक रीडेकोरेशन की कॉस्ट की लायबिलिटी आ चुकी है, एक्रूड हो चुकी है आपके ऊपर। अब आपने उसकी पेमेंट जो की है 1 मई 22 को की है। सिंस इस वक्त हम इसको एक्रूअल बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो मार्च 22 में जब ये इनकर्ड हुई है तो मार्च 22 की जो डेट है वो टैक्स ईयर 21-22 में फॉल करती है, तो हम 750 को लेंगे। इंश्योरेंस में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, फिर मैं इंश्योरेंस वाले पॉइंट पे आता हूँ इंशाल्लाह। एक्रूअल बेसिस, रेंट पूरे साल का ले लेंगे जी 3000। रेंट किस बेसिस पे आ जाएगा, रिसीवेबल बेसिस। अब रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ को माइनस करें, विच इज 480। आप रीडेकोरेशन की कॉस्ट को माइनस करें, विच इज 750। अब सारा गेम सिर्फ किसका है, इंश्योरेंस का है। कि इंश्योरेंस बेसिकली हम कितनी माइनस करें, इसको जरा देखिएगा। इसके लिए जरा सवाल पढ़ लेते हैं, कितनी इंश्योरेंस माइनस। आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहले तो मैं इस चीज को फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि यार आपके काम की जो डेट्स है ना वो ये है, 6 अप्रैल 2021 से लेके 5 अप्रैल 2022 तक। ये हमारे लिए काम की ऑब्वियसली डेट्स हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़े, द इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर फ्रॉम 5 जुलाई 22 of 420 was paid on। से जून 2020 को आपने 420 की इंश्योरेंस पे की है पूरे साल के लिए, और साल स्टार्ट कहां से होता है, 5 जुलाई 2020 से। तो पहले तो मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 यहाँ क्लियर करता हूँ। अगर बेटा मैं 5 जुलाई 2020 से 12 महीने आगे जाऊं तो लेट से मैं पहुंच जाऊंगा 30 जून कर लेते चले, 30 जून 2021 तक। ठीक है, यानी कि जो आपने 420 का इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया है वो यहां से लेके यहां तक की डेट को कवर करता है। फिर यहां पर है 1 जून 2021 को इंश्योरेंस दी गई है जो कि स्टार्ट हुई है 5 जुलाई 2021 से 480 की। इसका मतलब है 5 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक ये इंश्योरेंस है 480। तो बेटा एक इंश्योरेंस दी गई है 420 की जो कि 5 जुलाई 2020 से लेके लेट से 30 जून 2021 तक है। फिर सेकंड इंश्योरेंस जो है वो पे तो जून में की गई है, लेकिन सेकंड इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है वो 5 जुलाई 2021 से स्टार्ट होता है, 30 जून 2022 को खत्म होता है। अब मुझे और आपको जिस टैक्स ईयर के लिए काम करना है वो टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 2022 को एंड होगा। अब चेक कर लेते हैं कि ये जो 12 महीने, अब पहले वाले को देखें, इसको देखें। जो पहली 420 की इंश्योरेंस की पेमेंट है वो 5 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक है। क्या मैं कह सकता हूँ जो टैक्स ईयर हमारा 21-22 है, टैक्स ईयर 21-22 है, उसके 3 महीने यहाँ फॉल करते हैं। आप थोड़ा सोचें ना, आपका जो टैक्स ईयर 21-22 है वो 6 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। तो अप्रैल 2021 एक, मई 2021 2 और जून 2021 3। तो टैक्स ईयर 21-22 के 3 महीने यहां फॉल करते हैं और 9 मंथ्स यहां फॉल करते हैं।
मतलब आपको सिर्फ जरा सा ये सोचना है कि यार आपको एक टैक्स ईयर 21-22 के लिए काम करना है, एक इंश्योरेंस पे की गई है जो कि 5 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक के टाइम को कवर करती है। कितने मंथ्स बेसिकली टैक्स ईयर 21-22 में फॉल करते हैं? ऑब्वियसली अप्रैल 2021, मई 2021 और जून 2021, 3 महीने यहाँ से आएंगे, 9 मंथ्स यहाँ से आएंगे। तो बेटा 420 के आप 3 मंथ्स लेंगे और 480 के 9 मंथ्स लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि आप एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। पार्ट ए में चेक कर ले, हमने कैश बेसिस पे सॉल्व किया था, तो कैश बेसिस में तो सिर्फ एक चीज देखी जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे का सारा जिस टैक्स ईयर में पे किया जाता है उस टैक्स ईयर की रेंटल इनकम में से माइनस कर दो कैश बेसिस में। एक्रूअल बेसिस में फिर आपको देखना पड़ता है कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस पेमेंट मिसाल के तौर पे की है जो कि पूरे 12 महीने के लिए की है, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है उस 12 मंथ्स में से कितने मंथ्स हमारे रेलेवेंट टैक्स ईयर में फॉल करते हैं जिस टैक्स ईयर के लिए हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इंश्योरेंस वाला पॉइंट मेरे लिहाज से तो थोड़ा दिमाग में बैठना चाहिए। इंश्योरेंस तो बेटा 420 के 3 महीने लेने और 480 के 9 मंथ्स। तो कैलकुलेटर यूज करें, 420 के 3 मंथ्स लें और 480 के 9 मंथ्स। सो आई स्ट्रांगली बिलीव यू आर गेटिंग 465। तो बेटा अल्लाह का नाम लेके नेट ऑफ करें, आपके पास आ जाएगी प्रॉपर्टी इनकम। यू विल गेट प्रॉपर्टी इनकम 3600 minus 480 minus 750 minus 460। प्रॉपर्टी इनकम ले लेते हैं जी, जस्ट मिनट। प्रॉपर्टी इनकम जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर ले, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ एक्चुअली 380, इट इज नॉट 480। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ 380 है जी, 480 नहीं है। तो सबको नेट ऑफ करें, यू विल बी गेटिंग 2005। आपको मिलेगा ये 2005 प्रॉपर्टी इनकम। जी मेरे लिहाज से बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, दैट्स ग्रेट। अब आइए बेटा एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज प्रीमियम received on शॉर्ट टर्म लीज। सवाल के प्रीमियम की बात करते हैं, पहले चेक कर लें। शॉर्ट टर्म लीज का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 50 इयर्स। बेटा शॉर्ट टर्म लीज का मतलब है लेस देन इक्वल टू 50 इयर्स। अब अगर आपको रेंट के अलावा प्रीमियम भी मिल रहा है तो किस तरह से टैक्स का को देखना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी? पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि बेसिकली है क्या, प्रीमियम है क्या? बेटा मैं उस पर आता हूँ, प्रीमियम है क्या, और इस पे भी बात कर लेते हैं कि कोई हमें प्रीमियम देगा। प्लीज सुनिएगा, पहली चीज जो प्रीमियम आपको मिलेगा वो नॉन रिफंडेबल है, आप वापस नहीं करोगे। सवाल ये है कोई हमें प्रीमियम क्यों देगा? जवाब सुनिएगा, बेटा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ आपको उस वक्त मिलेगा, या इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि रेंट के अलावा आपको प्रीमियम सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, समझे, वो बहुत ही अच्छी जगह पे होती है। तो जब किसी की प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी जगह पे, उसकी लोकेशन बड़ी प्यारी है, तो वो कहता है रेंट के अलावा मुझे प्रीमियम भी चाहिए। तो ऐसा ही हमें सिर्फ रेंट तो नहीं मिलेगा, हमें तो प्रीमियम भी चाहिए। तो प्रीमियम के मिलने की एक ही लॉजिक समझ में आती है कि आपकी फिर जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, जिसकी वजह से यू नॉट ओनली गेटिंग द रेंट, यू आर गेटिंग द प्रीमियम एज वेल। अब हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लीज पे जो प्रीमियम मिलेगा उसका करना क्या है। तो प्लीज सुनिएगा, शॉर्ट टर्म लीज पे बेटा जो आपको प्रीमियम मिलेगा, पूरे का पूरा प्रीमियम टैक्सेबल नहीं होता, उस प्रीमियम पे आपको एक रिलीफ मिलता है। रिलीफ माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो बेसिकली टैक्सेबल प्रीमियम होता है। तो आपने प्रीमियम लिखा,
लेस कर दें रिलीफ। रिलीफ है जी 2% n-1 इंटू प्रीमियम अमाउंट। जो आएगा उसको हम कहते हैं टैक्सेबल प्रीमियम। जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल प्रीमियम। व्हाट इज n? n इज द लीस्ट टर्म। n क्या? लीस्ट टर्म। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ यार हमें प्रीमियम मिला 40,000 पाउंड का, लेट्स से प्रीमियम रिसीव है 40,000 पाउंड और लीज टर्म में अज्यूम कर रहा हूँ 20 इयर्स, 20 साल। तो आप लेस कर दें रिलीफ 2%, n is 20 minus this into 20 40,000। 15,200। तो आपके पास जो टैक्सेबल प्रीमियम आता है, आपके पास जो टैक्सेबल प्रीमियम आता है कितना आएगा? कुछ तो आएगा। यू आर गेटिंग टैक्सेबल प्रीमियम 24,800। तो प्लीज सुनिएगा, आपकी प्रॉपर्टी इनकम में 24,800 ऐड हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी इनकम में 24,800 ऐड हो जाएगा। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म लीज पे जो भी प्रीमियम आपको मिलेगा उसमें से आप रिलीफ माइनस करेंगे। रिलीफ कैसे निकालेंगे? 2% n-1 इंटू प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम रिसीव में से जैसे ही आप रिलीफ माइनस करेंगे जो आएगा वो टैक्सेबल प्रीमियम होगा, और ये टैक्सेबल प्रीमियम को आप अपनी प्रॉपर्टी इनकम में, रेंटल इनकम में ऐड कर देंगे। और प्रीमियम मिलने की मैंने आपको एक ही लॉजिक बताई है, उसकी लॉजिक सिंपल सी है कि फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है बेसिकली वो किसी बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है जिसकी वजह से यू आर मैनेज टू गेट द प्रीमियम एज वेल। लेकिन सारे का सारा प्रीमियम बेसिकली टैक्सेबल नहीं है। उस प्रीमियम पे आपको रिलीफ मिलता है। प्रीमियम रिसीव में से आप रिलीफ माइनस कर दें, जो बचेगा वो आपके लिए क्या है? टैक्सेबल प्रीमियम है। और सिंपली टैक्सेबल प्रीमियम क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी इनकम को ऑब्वियसली इंक्रीज कर देगा। सो सिंपली जी आई वुड से थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह एक दो और लेक्चर्स के बाद हमारा टैक्सेशन के जो सिलेबस है इंशाल्लाह वो रिदम में आना शुरू हो जाएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ऑफ कोर्स एक नया फाइनेंस एक्ट है 2021, आई एम प्रिपेयरिंग ऑल टुगेदर न्यू, नई बुक्स भी बन रही हैं जी सारी की सारी। एक बहुत बड़ी मेहनत है। तो बट उम्मीद है कि अल्लाह की इजाज़त से इंशाल्लाह जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, मे बी 1 वीक, हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत अच्छी रिदम में आएंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।